नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी को घेरने के कई सारे कुत्सित प्रयास इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रयास कथावाचकों के माध्यम से अखिलेश यादव ने भी किया था। आपको ज्ञात होगा कि कुछ कथावाचक जो थे वो किसी गांव में इटावा में गए थे और उन्होंने कुछ गलत सलत हरकतें की और फिर जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि वे अपने नाम को छुपाकर और ब्राह्मण बनकर और वहाँ पर कथावाचन करने आए थे। तो साहब बड़ा हंगामा किया अखिलेश यादव ने कि साहब क्या क्या है, एक ही जाति को कथावाचन का हक है? नहीं, एक ही जाति को कथावाचन का हक नहीं है, लेकिन किसी को भी झूठ बोलकर, झूठा नाम लेकर, झूठा वेश धरकर कथावाचन का अधिकार नहीं है। कथावाचन व्यासपीठ से की जाती है और जो भी वहाँ उस व्यासपीठ पे बैठता है वो साक्षात महर्षि व्यास की परंपरा में बैठता है। और महर्षि व्यास जन्मना ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उनको महर्षि की पदवी दी गई। यह सनातन की श्रेष्ठता है, सनातन की उदात्त भावना है। अब अखिलेश यादव से और कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घसीट लिया और अनायास कह डाला कि साहब की कथावाचक जो हैं वो 50-50 लाख रुपए लेते हैं, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुला सकते हैं क्या? अंडर द टेबल लेते हैं। अब जैसे अंडर द टेबल की बात जो है कम से कम अखिलेश यादव के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती ना, यानी और जिसको कहते हैं साहब सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो सभाएं होती हैं जिसमें हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है तो उसका जो आयोजन आप करते हैं वो किस तरह से करते हैं? जो आयोजक होते हैं उनको पैसे ओवर द टेबल देते हैं या अंडर द टेबल देते हैं? ये हमें जरा बताएं। जहाँ तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो अपने गांव में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं और उस कैंसर हॉस्पिटल का लॉन्च भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वयं किया गया। तो बहुत सारे और भी उनके यहाँ समाज के कार्य चलते हैं, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा कार्य है, यानी कि लगभग 200 करोड़ की लागत आने वाली है उसकी। तो वो 200 करोड़ की लागत जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कथावाचन करते हैं उसी से तो ना आएगी। आपने सैफई में एक भी समाज का कार्य करवाया हो तो बताइए। जो कुछ भी आपने कार्य कराए वहाँ पर, चाहे क्रिकेट स्टेडियम बनवाया हो, चाहे रंगमंच बनवाया हो, चाहे अस्पताल बनवाया हो, चाहे स्कूल बनवाया हो, चाहे महाविद्यालय बनवाया हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनवा दी हो और चाहे वहाँ पर रंगशाला बनवा दी हो, सब कुछ आपने सरकारी पैसे से किया। आपने वहाँ एयर स्ट्रिप बनवा दी सैफई में। मतलब सैफई ऐसा कौन सा भैया मुंबई है जिसके लिए एयर स्ट्रिप की आवश्यकता पड़ती है? एयर स्ट्रिप बनवा दी जिससे कि मुलायम सिंह जी और उनका परिवार जो है वो अपने गांव चार्टर प्लेन से जा सके। आपके यहाँ तारिकाएँ आती थीं, नृत्यांगनाएँ आती थीं, आपके यहाँ बड़े बड़े एक्टर, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस वहाँ पर आकर मंच पर ठुमके लगाती थी। सैफई महोत्सव होता था, 100-100 करोड़ खर्च होते थे सैफई महोत्सव में। आपकी जेब से होते थे माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, आपकी पार्टी जो है उसमें अंडर द टेबल कुछ भी नहीं चलता? पक्की बात है? पक्की बात है तो मारिए अपने दिल पे हाथ और खुल के कह दीजिए कि आपकी पार्टी में कोई भी लेन देन नहीं होता अंडर द टेबल। आप जो कुछ भी करते हैं सब कुछ ओवर द टेबल। आप टिकट बांटते हैं तो सब कुछ ओवर द टेबल। कह सकते हैं? कह दीजिए ना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो उन परम आदरणीय जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और चित्रकूट में उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो
विकलांगों का जो विश्वविद्यालय बनवाया गया है उसमें जो बिल्कुल न्यून से न्यून शुल्क पर समाज के सर्वाधिक दुर्बल वर्ग को शिक्षा दी जाती है, आपने कभी इस प्रकार का कोई सामाजिक कार्य किया क्या? कोई भी सामाजिक कार्य किया हो तो बता दीजिए। कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपने सरकारी खर्चे पर ना किया हो, अपने लोगों के लिए किया हो तो बताएं। लोग कहते हैं कि साहब आपका जो भव्य आलीशान जो मकान है उसकी कीमत अकेले करीब 100 करोड़ रुपए है। वो 100 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ से आया? आपके जितने भी हमने देखे कागजात जो आपने अपने आय व्यय के जो डाले हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, उस हिसाब से तो वो किसी भी प्रकार से आपके परिवार के, आपके पिताजी के, इन सब की आय मिला के कुछ ही करोड़ होगी। ये 100-150 करोड़ का मकान कैसे बन गया साहब? आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लांछित कर रहे हैं, जो कि एक प्रज्ञा का स्वामी है, जिसको विलक्षण शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, वो समाज सेवा करता है तो समाज सेवा के लिए उसको विदेश भी जाना पड़ता है। आज ही उन्होंने कहा कि साहब हम विदेश जाने का कोई मन नहीं होता हमारा, हम विदेश आते हैं इसलिए क्योंकि यहीं से हमको दान मिलता है और उसी दान से हमें वो अस्पताल पूरा करना है। और अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनवा रहे हैं भाई? कैंसर हॉस्पिटल वैसे भारत में कई सारे हैं, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है। जैसे इमरान खान ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, वो इसलिए बनवाया था क्योंकि उनकी माताजी जो थी शौकत खानम, वो कैंसर से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और उस समय वो उनका इलाज नहीं करवा पाए थे क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। भारत में तो ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ तो है बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल, उसके बाद भी वो बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? अकेला कैंसर हॉस्पिटल जो है वो खाली कैंसर हॉस्पिटल के साथ साथ जनरल हॉस्पिटल भी है। मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल क्षेत्र है उसको पूरे को वो केटर करेगा। एम्स तो एक ही है, एम्स के अतिरिक्त भी उतने ही वैसे ही वो अस्पताल वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे विद्यालय चाहिए, वहाँ वेद पाठशालाएँ चाहिए, वहाँ पे गुरुकुल चाहिए। ये सब कार्य वहाँ हो रहे हैं और ये सारे कार्य जो हैं वो उनके गुरु, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के यहाँ भी हो रखे हैं, तो उनसे ही प्रेरणा लेके तो ये काम करवा रहे हैं ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो आपको उनको लांछित करने का क्या अधिकार है? फिर यहाँ तक आपके जातिवाद का मामला है तो जातिवाद की तो बात मैंने आपको बता दी ना कि भाई व्यासपीठ पे जो भी बैठता है वो महर्षि व्यास की परंपरा में बैठता है। और महर्षि व्यास जो थे धीवर जाति के थे, यानी निषाद पुत्र थे, वो ब्राह्मण तो कतई नहीं थे। उनकी माता निषाद जाति की थी और जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण तो किसी हिसाब से नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको महर्षि पद दिया गया क्योंकि सनातन धर्म में वर्ण कर्म से होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने कहा कि मैंने 4 वर्ण जो हैं उनकी सृष्टि गुण और कर्म के विभाजन से तय की है। और ये आप जैसे घोर जातिवादी जो हैं, यदुवंश के कलंक, कंसवंशी, जी हाँ, यदुवंश में कंस भी तो था, यदुवंश में शिशुपाल भी तो था, ऐसी बात थोड़ी है। यदुवंशी बहुत सारे जो थे वो तो कौरवों के साथ भी थे ना। तो आप कंस और शिशुपाल के जो उनका जो दायित्व उठा रहे हैं और उनकी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, तो वह कम से कम जो कृष्णवंशी हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनको तो छोड़ दें। जो कृष्ण भक्ति में पगे हुए लोग हैं वो कृष्ण को तो यदुवंशी ही मानते हैं ना। वैसे भी एक बात बताएं आपको कि जो अखिल भारतीय यादव क्षत्रिय महासभा है, जो राव बलबीर सिंह की जो ओरिजिनल बनाई हुई है, राव इंद्रजीत सिंह के दादाजी जो थे,
उससे आप जैसे और तेजस्वी यादव जैसे जो उनके जो अनुपालक हैं उनको सबको तो निष्कासित कर दिया गया। आप तो जात बाहर हो गए वैसे भी। अब आप जो है वो पीडीए करते रहो और पीडीए करके अपनी दुंदुभी बजाते रहो, कोई सुनने वाला है नहीं। बाकी बची बात कि भाई आपको और कौन फॉलो करेगा, तो भैया जिन लोगों ने, जिस गगन यादव ने और जो भी आपके लिए लड़ने गए थे वहाँ पे, आपने उनको ही डिसोन कर दिया। यानी पहले तो बेचारों को लड़ा दिया और अब डिसोन कर दिया और ये कह दिया कि ये तो भाजपा के यादव हैं इसलिए उन्होंने उत्पात किया। वाह भाई वाह। अखिलेश जी आपका मामला जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। आप आज भी भारतीय सेनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप आज भी अतीक अहमद की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। आप मुख्तार अंसारी जैसे दुष्ट, क्रूर, पापी, क्रिमिनल की नमाज जनाजा में जाते हैं। ये सारे कार्य आप करते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपके लिए ढोंगी पाखंडी हैं। तो भाई ये बात सुन लें, ये कह गए गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए, जिनसे आपका बड़ा द्रोह है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो जिस दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह आचरण हो जाए उस दिन आपको ये अधिकार बनेगा कि आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर उंगली उठा सकें, वरना आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपने से उच्च चरित्र के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप उंगली उठाएं। समाज इसको स्वीकार नहीं करता। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग होगी, लेकिन जिस प्रकार से आपने आपको सपोर्ट करने वालों को एनएसए और गैंगस्टर्स एक्ट में फंसते ही दुत्कार दिया अपने पास से, उससे आपके चरित्र का पता लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।